गुड मॉर्निंग बेटा। आज क्या पढ़ना है फेडरलिज्म में? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। Let us continue the lesson what we have studied yesterday. Today our topic is what? How federalism is practiced in India? What makes India a federal country? Students, yesterday we were studying about the what makes India a federal country, and in that topic we have studied about the different type of legislative powers distributed to the different levels of government. That means union list, state list and concurrent list. Is it okay? Have you understood this, students? Yes, ma'am. समझ में आया था ना ये? उसके आगे चला जाए या किसी को कोई डाउट है? Today we have to study how is federalism practiced. Students, let us proceed further what we have studied. बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था 3 हमारे जो लिस्ट थे जिसको कि हम लोगों ने पढ़ा था कि that were the different type of legislative distribution of powers, and the powers were divided into 3 lists. First list was union list, another was state list and third was what? Concurrent list. हम लोगों ने ये भी देखा था, we have discussed also that in union list only the center has power to make laws on those subjects. All these subjects are of national importance, therefore uniformity of law is necessary. हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि जो भी हमारे यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं और उस पर अधिकार बनाने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार को ही दी गई है, इसीलिए उसे हम संघ सूची में शामिल करते हैं और वो हमारे संविधान में संघ सूची में शामिल किया गया जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर केवल राज्य ही कानून बनाती है और इन्हें हम राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित मानते हैं। और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था कंकरेंट लिस्ट और हमने इस पे भी डिस्कस किया था, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट यू हैव नॉट टू कंफ्यूज हियर दैट ऑन कंकरेंट लिस्ट द लोकल गवर्नमेंट मेक लॉ, नो नेवर। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, आंसर लिख देते हैं कि फर्स्ट वाला यूनियन लिस्ट यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, सेकंड वाला स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और थर्ड कंकरेंट को लिख देते हैं लोकल, लेकिन लोकल नहीं है बेटा, ये कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची। समान रूप से दोनों ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को ऑथोरिटी दी गई है रूल बनाने के लिए, यानी कि यूनियन भी उस पर कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकती है। और ऐसे कानूनों को हम लोगों ने कंकरेंट लिस्ट में रखा हुआ है, जैसे एजुकेशन है, तुम्हारा क्या है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं किसमें? कंकरेंट लिस्ट में। इसके अलावा भी हम लोगों ने डिस्कस किया, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड व्हाट some subjects will come after the making of our constitution। वैसे विषय जो छूटे छटके भूले भटके हैं, जो छूट गए हैं या जो हमारे संविधान के बनने के बाद आए हैं, उन्हें हमने कहाँ रखा? उन्हें हम लोगों ने रेजिडेंशियल। Yes students, any problem? Do you have any problem? Yes, ma'am. What is your problem? Tell me. हाँ बोलो बेटा।
Your voice is not clear, my son. Say it properly. आवाज आपकी साफ नहीं आ रही बेटा, अच्छे से बोलिए. हेलो. मैम टीएस means labels of government. TS. Yes ma'am. Where is TS? मैम टीएस means मैम labels. concurrent list। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट. ओके, फिर से बता रहे हैं. और एक बच्ची क्या पूछी है? मैम टायर्स TS में पूछ रही थी। means अच्छा, टीयर्स. टायर्स, टायर उसको टायर। नहीं बोलते हैं बेटा, उसका प्रोनाउंसिएशन टीयर ही होता है. टीयर, TIER. जैसे हम मैम टीएस means टीयर ही labels कहते हैं. of government. हाँ हाँ, वेरी गुड. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो कोई कोई ट्रेन की कोचेस होती है वो 3 टियर की होती है, कोई कोचेस होते हैं वो 2 ही टियर के होते हैं. हम लोगों ने डिस्कस किया था ना. तो 3 टियर कोचेस में एक लोअर बर्थ होता है, एक मिडिल बर्थ होता है, एक अपर बर्थ होता है ना. यही टियर है. Yes, 3 टियर, 3 स्तर Yes, है. ma'am. सबसे ऊपर वाला है अपर बर्थ, फिर मिडिल वाला मिडिल बर्थ है, फिर लोअर बर्थ होता है. इसी को हम टियर कहते हैं. तो कितने, कौन से टियर में हमने टिकट लिया है, हम लोग चर्चा करते हैं इसकी. तो ये है क्या, 3 टियर. और 2 टियर वाले में क्या होता है, केवल अपर बर्थ होता है और लोअर बर्थ होता है, उसमें मिडिल बर्थ नहीं रहता है. तो वैसे ही जहाँ पे 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, बस 2 ही. लेकिन देखो, फेडरलिज्म में ये जरूरी है कि 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए. मोर देन 2 टियर्स हो सकते हैं और मिनिमम 2 तो होना ही है. यदि 1 है then that is unitary form of government. You have to remember this. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारे पावर्स किसके पास है? केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास है. यदि स्टेट्स को पावर दिया भी जाता है तो वो सेंट्रल की इच्छा से, उसकी मर्जी से ही उनको वो पावर दिए जाते हैं. तो यहाँ पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. यस स्टूडेंट, व्हाट आर यू आस्किंग? मैम इंडिया फेडरल तरीके से है, लेकिन इसको यूनियन क्यों बोला जाता है? इसलिए ना, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है. हम लोग क्या कह रहे हैं, यूनियन नहीं कह रहे हैं. यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है. राज्यों को मिला करके हमने सारे पावर को एक जगह कंसंट्रेट कर दिया है. यानी कोई भी राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता. हमारे यहाँ का जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमारे जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है वो सारे एक जैसे नहीं है. बिकॉज हमारे जो कंट्री के कौन बच्ची बोल रही है बेटा? प्लीज म्यूट योर माइक इफ यू आर टॉकिंग योरसेल्फ. यदि हम लोग अपने इंडिया के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को देखते हैं तो हमारी स्टोरी अलग हो जाती है. कैसे अलग हो जाती है? जब हम लोग आजाद हुए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. विच टाइप ऑफ साउंड इज कमिंग? म्यूट कर दें क्या? पूछना नहीं है तुम लोगों को कुछ? आवाज आ रही बहुत ज्यादा, कहो तो म्यूट कर दें. पूछना है. हाँ, तो फिर म्यूट करेंगे तो तुम ही लोग घाटे में रहोगे. मेरे बच्चों, तुम ही लोगों के लिए तो ये अनम्यूट करके रखा हुआ है कि मेरे बच्चे जब जो चाहे पूछ सकते हैं. फिर तुम लोग उसी में बातचीत कर रहे हो. हाँ बेटा बोलो, क्या पूछना है? जो बता रहे थे उसको कंप्लीट कर दें. इंडिया को यूनियन रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह यूनियन. हाँ, यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज हुआ है, हर जगह नहीं. शुरू प्रियम्बल में ही देख लेना. यहाँ केवल एक वर्ड के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि फेडरलिज्म टर्म का यूज नहीं किया गया है, उसके जगह पे यूनियन ऑफ स्टेट यूज किया गया. बस इसको केवल दिमाग में बिठा लेना है. अब उसके ऊपर बहुत तर्क नहीं करना है. ठीक, अगले को मौका दो. हाँ बेटा बोलो. साहिल, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? साक्षी राय, क्या चलावत रहनी है? इसी पे बात करे. कौन स्टूपिड है जी? नॉनसेंस. गजब के बच्चे हो तुम लोग. कितना भी समझाओ, कितना भी अच्छे से बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. अब समझ लो 1 अगस्त से तुम लोग का एवरीडे अटेंडेंस लेंगे और यहाँ पे भी चेक करेंगे कि किसका माइक म्यूट है, किसका अनम्यूट है और कौन बक 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 कर रहा है. अपने तो पढ़ना लिखना है नहीं. जो बच्चे एकदम एगरली वेट करते कि हमें पढ़ना है, आज क्या कंप्लीट करना, उसको भी पढ़ने नहीं देना है. केवल बकवास करने के लिए बैठ जाते हो सब लोग भीड़ लगा करके.
पेरेंट्स भी तुम्हारे एक बार भी तुम लोगों को नहीं कहते हैं कि हाँ बेटा बैठ के पढ़ो तो कायदे से पढ़ो। पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग इसी में। हाँ, एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट पूछना चाहता था कि मैम कंकरेंट लिस्ट क्या है। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट को समझ लो कि इसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची में क्या है? कंकरेंट लिस्ट में द यूनियन एज वेल एज द स्टेट हैव पावर टू लेजिस्लेट ऑन द लॉज। यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी समान रूप से अधिकार दिया गया है कि वो इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर हियर व्हाट इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस इन सच टाइप ऑफ लॉ। डिस्प्यूट अराइज नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जो चीजें चल रही है वो चल रही। लेकिन यदि डिस्प्यूट अराइज होता है तो यदि ये विवाद जाता है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। बिकॉज वी हैव स्टडीड हियर दैट सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर। सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की भूमिका निभाता है और वो जो निर्णय देता है वो सभी लोग मानते हैं। दैट इज अबाइड बाय एवरीवन, सबके द्वारा उसे माना जाता है, फॉलो किया जाता है। तो अब यहाँ यदि सुप्रीम कोर्ट को जब मौका दिया जाता है कि आप निर्णय दीजिए कि किसका बनाया गया कानून ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें किसे फॉलो करना है, तो उस समय पर द लॉ which was made by whom? The central government will be more effective. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो ज्यादा प्रभावी होगा और उसी को सारे देश के लोग फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कंकरेंट लिस्ट जो है उस पे दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे ऑथराइज्ड है और उस पर कानून कौन बनाता है? तो दोनों ही बनाते हैं। लेकिन वैसे कंडीशन में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सेंट्रल के द्वारा बनाया गया, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कानून ज्यादा प्रभावशाली होगी। दैट वुड बी मोर इफेक्टिव, देयरफॉर दैट लॉ विल बी प्रिवेल। ओके, अब कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ बेटा बोलो। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बस एक टियर ही गवर्नमेंट होती है। हाँ बेटा, एक ही सिंगल होता है। नहीं तो यदि राज्यों को अधिकार दिए गए हैं ना तो वो राज्य सबऑर्डिनेट होते हैं केंद्र के प्रति, यानी कि दे आर सबऑर्डिनेट टू द यूनियन। वो पूछते हैं कि हमें क्या करना है, चाहे केंद्र कहता है कि आपको ये करना है तभी वो करेंगे, अपने मन से वो किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ बेटा बोलो। मैम हाँ बोलो, क्या है? रविशंकर कुछ बोलना चाहते, पूछना चाहते? पूछो बेटा, क्या दिक्कत है? रेजिड्यूरी सब्जेक्ट सब बताएं। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने देखा कि वो सब्जेक्ट्स जो किसी भी लिस्ट में सम्मिलित नहीं है, यानी कि यदि वो छूट गए हो, उस समय हमारे जहन में ना आया हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस पर ध्यान ना दिया हो, या वो सब्जेक्ट्स विच केम आफ्टर द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बनने के बाद जो विषय आए, उनके लिए रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स दे दिया गया है। और उसके ऊपर कौन लॉ लेजिस्लेट करता है, कौन बनाता है कानून? ओनली द यूनियन हैज पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच लॉज। केवल केंद्र सरकार ही उस। Satyam, are you able to listen? Yes ma'am. Okay, let us start again. हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। वीडियो लैग हो रहा है। हाँ, अभी इंटरनेट चला गया था, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट कनेक्शन कट गया था तो हम शांत हो गए थे, नहीं कुछ नहीं पढ़ाया हमने। वेट कर रहे हैं कि तुम लोगों का आ जाए, मेरी आवाज भी चली जाए, फिर उसको हम लोग स्टार्ट करें। ओके, अब आ रहा है मैम। हाँ अब आ रहा है ना, स्टार्ट किया जाए। फिर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल हो गया। ओके, लेट अस। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, आई अभी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रहा है। यस मैम। अब आ गई। वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है, आ जाएगा।
आ गया मैम, हाँ आ आएगा गया बेटा। मैम। ठीक, अब हम लोग जो पढ़ रहे थे उसके ऊपर फिर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब अच्छा बच्चों, तुम लोग को अभी 370 आर्टिकल के बारे में बहुत चर्चा चली थी पिछले साल, चली थी ना? बताओ तुम लोगों में से Yes, ma'am. कोई भी 370 आर्टिकल के बारे में कुछ जानता है क्या? यस मैम, यस, व्हाट डू यू नो, टेल मी। यस मैम। बताओ बेटा क्या जानते हो उसके बारे में? मैम कश्मीर के बीच में मैम वो हुआ था ना, हम्म, क्या तो हुआ था बताओ। कश्मीर के बीच में क्या हुआ था, वही तो पूछना है। 370 आर्टिकल के तहत मैम कश्मीर को मतलब स्पेशल पावर दिया गया था, स्पेशल स्टेटस मतलब दिया गया था उसको। वेरी Yes, गुड, ma'am. ठीक, बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ? रविशंकर बोल रहे हो ना? स्पेशल Yes, बोलो ma'am. बेटा। हाँ ठीक है, ओके बोलो। फिर स्पेशल स्टेटस कि दिया मतलब गया वहाँ था पे तो कोई क्या था वहाँ? हाँ मैम ये जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वहाँ पे नहीं फॉलो करता, जो पूरे इंडिया में हाँ फॉलो होता है वहाँ पे वो नहीं फॉलो होता था। हाँ, ठीक, वेरी कॉन्स्टिट्यूशन गुड। जो अब वहाँ इंडिया पे का था। भी कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे फॉलो होगा मैम। अब होगा, हाँ वेरी गुड। तो देखो यस मैम। पहले नहीं था। अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया बेटा कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होते हैं उसमें सारे स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं होता है। तो हमारे यहाँ भी इसी तरीके का कंडीशन है ना, हम लोगों के यहाँ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो हमारे Yes, यहाँ ma'am. भी जैसे जम्मू और कश्मीर को स्पेसिफिक किया गया था, बहुत सारे कानून वहां पे मान्य नहीं थे जो वहां के संविधान में, उनके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। और वो लोग जब उस कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पर जब उन लोगों के लिए कोई कानून जाता था तो वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली में जब पास होता था तब उसको वहां के सिटीजन्स फॉलो करते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, जब से 370 हटा स्थिति बदल गई। Yes. लेकिन तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल जो है वो कश्मीर वाला ही दिया गया है, लेकिन इस साल का जो न्यू वर्जन है उसमें जम्मू कश्मीर के जगह पर आपको 371 आर्टिकल के तहत नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में बताया गया बेटा। इसीलिए ये आपके बुक में नहीं है, ये मैं अपने तरफ से आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। तुम्हारे जब नोट्स आज को भेजूंगी मैं, उस नोट्स में ये सारी चीजों को मेंशन किया गया है, उसको ध्यान से देख लेना और पढ़ करके अपना नोट्स एमा लिखना। हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा है? माँ बोल रहे कि मैम बोल रहे, समझ नहीं आ रहा है। मैम आपकी वॉइस क्लियर। मैम तो हट गई। मैडम आ गई, आ गए ना? मैम आ गई। हाँ बोलो। हाँ कहो। मैम हटी नहीं है जी। हाँ हटी नहीं होंगी, नहीं हटे हैं, आ गए। यहाँ आंख मिचौली हो रहा है, छुपन छुपी खेलते हो ना तुम लोग, वही हो रहा है इंटरनेट के साथ। कभी इंटरनेट कनेक्शन आ जा रहा है तो कभी इंटरनेट Yes, कनेक्शन ma'am. आ जा रहा है, एकदम अनस्टेबल है। ओके, नाउ वी आर एबल टू मैम डे टाइम में यही होता है। हाँ डे टाइम में होता है तो क्या किया जाए, वही ना हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब ओके है, अब आ मैम डे रहा टाइम है। में यही होता ही है। ठीक है, ओके। इज इट बेटर नाउ? पहले से बेहतर है ना? कंटिन्यू किया जाए? यस मैम ओके, लेट अस कंटिन्यू। मैम 1 मिनट के लिए आवाज आ रही है तो 1 मिनट रुक जा रहा है। हाँ बाबू, आज डिस्टर्ब हो गया, पता नहीं क्यों। काम कुछ ठीक रहता था। हेलो मैम। यस बेटा, रहने दीजिए, नहीं मत दीजिए, छोड़िए। यस, एम आई ऑडिबल टू यू? आ रहे हैं बेटा? Yes, आवाज आ ma'am. रही है? यस या मैम। Yes, ma'am. ओके, कंटिन्यू किया जाए? यस मैम। Yes, ma'am. ठंडी हो जाएगी भैया, छोड़ दीजिए। ओके, तो बुक के पेज नंबर 17 पे देखो बाबू, यहाँ पे दिया गया है उसका जो तुम्हारे लेफ्ट साइड का 3rd पैराग्राफ है, वहां ध्यान दो क्या दिया गया है। देखो, वी नोटेड above that most federations that are formed by holding together do not equal power to its constituent units। हम लोगों ने चर्चा किया कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सारे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को एक समान अधिकार नहीं दिए गए हैं। Some states enjoy a special status। कुछ राज्यों को कुछ विशेष दर्जा दिया गया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ हैज नहीं है, ये हैड हो जाएगा, ये पास्ट हो गया, बीत गया।
अब जम्मू कश्मीर का अपना संविधान नहीं है, ये था जब 370 आर्टिकल था उस समय था, लेकिन अब 370 आर्टिकल को हटा दिया गया है। नाउ 370 आर्टिकल हैज बीन रिमूव्ड। यहाँ पे अब दिया गया है कि मेनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे होगा वर, WERE, वर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। जो हमने अभी चर्चा किया, वी हैव डिस्कस्ड इट, कि यहाँ पर कोई भी कानून वहां पर एप्लीकेबल, वहां पे लागू नहीं होता था, मान्य नहीं होता था, जब तक कि वहां के विधानसभा में उसको पास नहीं किया जाता था। Indians who are not permanent resident of this state cannot buy land or house here. जो भी भारतीय हैं, अब हमारा राइट टू फ्रीडम में दिया गया है कि हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जमीन खरीद सकते हैं, रेसाइड कर सकते हैं, बस सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का यदि कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं रहता तो उसे वहां पर जमीन खरीदने का हक नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ 370 आर्टिकल। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। यहाँ पे अदर स्टेट्स में आपके कौन से स्टेट्स हैं बेटा? यहाँ पर ये सब नॉर्थ ईस्ट के हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर? स्टेट्स सच एज असम, ये न्यू वाले बुक में है, जो इस साल का वर्जन है, तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होगा। जो ऑनलाइन बुक डाउनलोड किए होंगे उनके पास ये होगी, आप कंटेंट देख सकते हैं बुक से। हाँ, बुक से देख सकते हैं, या तो आप मोबाइल में भी डाउनलोड किए हैं एनसीईआरटी की बुक, तो उसमें आएगा ये लेटेस्ट कंटेंट। वरना ध्यान से सुनो, और नोट्स में भी हम भेज देंगे, उसमें लिख लेना। हाँ बाबू बोलो। yes? आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अभी भी कट रही है, अब तो ठीक हो गया। नाउ इट्स ओके, अब तो सारा चीज ठीक हो गया। वॉइस लैग हो रहा है। हाँ, वॉइस अब नहीं कटेगा, अब तो नॉर्मल हो गया बेटा। वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आपके यहाँ वीडियो आ रहा है लेकिन वॉइस लैग हो रहा है, वॉइस लैग हो रहा है, वीडियो आ रहा है। आपके यहाँ का इंटरनेट अभी गड़बड़ हुआ होगा, हमारे यहाँ तो अब ठीक हो गया और एवरीथिंग इज ओके। अभी भी नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। हाँ, अब ओके हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया सब। थोड़ी देर के लिए थोड़ा डिस्टर्ब था, थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, क्या किया जाए। ये ध्यान रखो बाबू कि इस बार इसी तरह के पढ़ाई से तुम्हें बोर्ड एग्जाम दे देना है, इसीलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना सीखो, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसीलिए लेसन्स घटा दिए गए हैं आपके। आपको खुद से भी थोड़ा मेहनत करना है। कल एक बच्चा पूछ रहा था कि मैडम सब सारा सब्जेक्ट तो मैं कर ले रहा हूँ, सब ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट वाला लेसन क्लियर नहीं हो पा रहा है, बार बार उसको पढ़ता हूँ भूल जाता है। तो गया, चला भी गया खचाक से चल रहा है चाचा। सेटिंग। ओके, नाउ इट इज क्लियर। इज इट बेटर बेटा? यस मैम। ओके, तो तुम लोगों को एडवाइस देना था कि थोड़ा सा अपने से पहले पढ़ लो, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, या एक टॉपिक को पढ़ो, छोटा सा टॉपिक, ज्यादा नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसके बाद उसको सोचो कि तुमने क्या पढ़ा, थिंक अबाउट इट, व्हाट यू हैव स्टडीड, और उसके बाद उसको लिखो, पढ़ो, समझो और लिखो, फिर वो दिमाग में सेट हो जाएगा और फिर तुम उसे आराम से पढ़ करके याद कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला टू रिवाइज और लर्न एनी टॉपिक प्रॉपरली। यस स्टूडेंट्स, फिर दिक्कत हो रही है क्या? आवाज, वॉइस इज नॉट क्लियर? यस मैम। नॉट क्लियर मैम। ठीक है, नहीं आ रही आवाज। नो, आवाज ना आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा बार बार कट रही है। ठीक है, हाँ बोलो, तुम ही लोग बोलो, मेरी आवाज आवाज क्यों आ रही है? अच्छा, यहाँ केवल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बच गया है, सॉरी मैम। यूनियन आ रहा है मैम। टेरिटरी। हाँ चलो, उसको क्लियर कर लिया जाए, खत्म कर दिया जाए बेटा। फिर अगले दिन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? टॉपिक यहाँ लिखे हैं कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, हम लोग पढ़ेंगे और उसको हम लोग चर्चा ही नहीं कर पा रहे। चलो, अब तो आवाज आ रही है क्लियर? इज इट बेटर? यस मैम।
चलो यस मैम। Yes, ma'am. ओके। तो अब जो हम लोग जम्मू कश्मीर को पढ़ रहे थे बाबू, उसको साइड करो, उसके जगह पे दूसरे स्टेट्स का नाम लिख लो जहाँ पे स्पेशल स्टेटस का प्रोविजन अभी भी है कुछ हद तक। कौन कौन से स्टेट्स हैं? स्टेट्स सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical circumstances. वहाँ की जो उनके विशेष सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां भिन्न रही हैं, इसीलिए वहाँ के राज्यों को, जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, उनको कुछ स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं। तो चूंकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ये अभी नोट्स में भेज देंगे। आज अभी क्लास ओवर होगा तो 1 से 5 के बीच में तुम्हें नोट्स भेजना है। तो एवरीडे नहीं, 1 डे गैप करके भेजेंगे ताकि आपके ऊपर बर्डन ना रहे, ठीक है? तो कल हमने नोट्स नहीं भेजा था, आज हम भेजेंगे। सोशल साइंस का आज नोट्स दे देंगे। जिनके पास पुराना वाला नोट्स है दैट्स ओके, और जिनके पास नहीं है, जो नए नए जुड़े हैं, उनके पास ये नोट्स चला जाएगा। मैम पहले वाला ही नोट्स ना? हाँ वही है। आप अपने से भी कुछ बना के लिख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, और उसमें से क्वेश्चंस पिक आउट करके उसका आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। ठीक, चलिए अब आगे। व्हाट आर यूनियन टेरिटरीज? बाबू इसको याद कर लेना, अंडरलाइन भी कर लेना। विच एरियाज आर नोन एज द यूनियन टेरिटरीज? अंडरलाइन कर लेना यहाँ पर। There are some units of the Indian Union which enjoy very little Page power. number. Page number 17. Ma'am. हाँ बेटा बोलो। Okay, ma'am. ओके, पेज नंबर 17 में सबसे अपर पैराग्राफ है, फर्स्ट लाइन ही है बाबू, अंडरलाइन करो। There are some units of हाँ, Indian हाँ territory. हाँ हाँ वही वाला। There are Yes, some ma'am. units of the Indian Union. इसका क्या मतलब बात है? हुआ किसी एक बच्चे का माइक जो है वो म्यूट नहीं है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अनम्यूट कर लीजिए, उसको म्यूट कर लीजिए, सॉरी, क्योंकि आवाजें आ रही हैं, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे, साउंड इज नॉट क्लियर। अब देखिए, देयर आर सम यूनिट्स, कुछ इकाइयां हैं इंडियन यूनियन में, विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर, जिनको बहुत थोड़े से अधिकार दिए गए हैं। These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged within any of the existing states. यही यूनियन टेरिटरीज है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ओके, These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. These territories do not have the power of a state. The central government has special powers in running these areas. अब देखिए, ये ऐसी इकाइयां हैं कि इतनी छोटी हैं कि इन्हें हम अलग से एक राज्य नहीं बना सकते। अब राज्य बनाने का खर्चा काफी ज्यादा हो जाएगा, लागत इतनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट के लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ट्रबलसम होगा, क्योंकि उसके लिए विधानसभा बनाना होगा, फिर असेंबली बनाने के बाद उसमें सारी व्यवस्थाएं होंगी, हाई कोर्ट रखना होगा। तो इस वजह से वो इतने छोटे हैं कि वहां पे उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और ऐसे भी नहीं है कि उन्हें हम किसी राज्य के साथ मर्ज कर दें। तो ऐसे इकाइयों को यूनियन टेरिटरीज के रूप में रखा गया है, और इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। Only central government has special powers in running these areas. This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. ये जो पावर शेयर कर दिया गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम तुम लोगों को पढ़ाया गया कि एकदम क्लियरली स्पेसिफाइड है, इसीलिए इस पर किसी भी तरह का फेर बदल कर पाना बहुत आसान नहीं है। Any change to it has to be first passed by the both houses of parliament. हम लोगों ने कल चर्चा किया था इसके बारे में कि ये सब फंडामेंटल प्रोविजन है। कोई अपना अधिकार, कोई राज्य अपना अधिकार या केंद्र अपना अधिकार खुद से बढ़ा या घटा नहीं सकता, उसके ऊपर पूरी चर्चा होनी चाहिए, दोनों हाउसेस में उसको पास होना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से, ये भी नहीं कि सिंपल मेजोरिटी से, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, और फिर आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए। यानी कि यदि हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं तो एटलीस्ट 14 के ऊपर यानी 15 स्टेट्स को एग्री होना चाहिए। सत्यम, सत्यम,
प्लीज म्यूट योर माइक। रौनक भी है। रौनक ऑन करके रखा है क्या? म्यूट करो। यस मैम। डिस्टर्ब हो रहा है ना, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? मैम यूनियन टेरिटरी किसी और राज्य से नहीं जुड़ सकते हैं? क्या यूनियन टेरिटरी में किसी राज्य से नहीं जुड़ सकते हैं उसको? नहीं जोड़ सकते हैं, तभी ना उनको स्पेशल दर्जा दिया गया है और उनको केवल यूनियन टेरिटरी में रख सकते हैं। मैम तो वो चंडीगढ़ बहुत है तो छोटे पंजाबी हैं। के पास है ना। अरे भाई, तो इसमें क्यों नहीं चंडीगढ़ जुड़ दो सकते? राज्यों की राजधानी है ना। पंजाब की भी हरियाणा। कैपिटल है, वो हरियाणा की, दोनों लड़ने लगेंगे तब क्या होगा? तो उसके ऊपर नाम से बदल निगरानी दिया। रखने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके अब आगे इसको देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फंडामेंटल प्रोविजन में हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं। आप इसको अंडरलाइन करेंगे कि द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, एनी चेंज टू इट हैज, अंडरलाइन दिस, to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. कम से कम आधे राज्य, यानी 28 में से 14 राज्यों को तो मान ही जाना है कि हाँ इसमें संशोधन होना चाहिए। जब अमेंडमेंट के लिए वो रेडी होंगे तभी उसमें अमेंडमेंट हो पाएगा, वरना अमेंडमेंट नहीं कर पाएगी। यूनिलैटरली कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसमें किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं कर पाएगा। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision, और इसकी ऊपर से देख रेख कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट। और क्या देखती है? देखती है कि कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न तो उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। ऐसा जब होता है तो वो उसको रोकती है। इसको कहते हैं द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इस अधिकार, ये अधिकार किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। तो इसके जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट। हाँ, दिस राइट इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट, और वो इस राइट के तहत किसी भी जो कानून को पास किया गया है पार्लियामेंट द्वारा उसको रद्द कर सकती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट about the division of powers and high courts and the supreme court make a decision, the union and state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. और इन सब के ऊपर सारे, यानी वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनको भी कुछ अधिकार क्षेत्र दिया गया है जिसके तहत ये टैक्स लगा सकते हैं या टैक्स वसूल सकते हैं, ताकि उनके पास धन या आय के स्रोत बने रहें और जिन्हें वो मनचाहे जगहों पे खर्च कर सकें। तो ये तो तुम्हारा टॉपिक था कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इसमें हम लोगों ने वो 7 फीचर्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया और हमने पाया कि इंडिया में all those features are practiced in our country. Therefore, we can say that India practiced the principles of federalism. अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, those are very important. आपको जानना चाहिए और बताना भी चाहिए। ध्यान से इसको पढ़ो और बताओ कि क्या चाहते हो तुम क्या जानते हो। Let us revise. अब सुनो बेटा, टाइम केवल 5 मिनट रह गया है, इसीलिए हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस कल कंटिन्यू किया जाएगा। अब लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव टू रिवाइज। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर, कंसीडर ऑन दिस। पोखरन, पोखरन का नाम सुने हैं बेटा आप लोग? ये एक जगह है राजस्थान में जहां परमाणु परीक्षण होता है, एटॉमिक टेस्ट वहां किए जाते हैं पोखरन में। Yes, ma'am. तो पोखरन द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। हमारे जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं वो पोखरन में होते हैं। लाइज इन राजस्थान, कहाँ ये पड़ता है? राजस्थान में। सपोज, मान लीजिए राजस्थान में। हाँ, मान लीजिए द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर पॉलिसी, could it prevent the government of India from conducting the nuclear test? अब मान लो कि यदि राजस्थान की सरकार इसके विरोध में है कि नहीं भाई हम अपने यहाँ टेस्ट नहीं करने देंगे, तो क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के न्यूक्लियर पॉलिसी को रोक सकती है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास न्यूक्लियर पॉलिसी है। क्या राजस्थान सरकार चाहते हुए भी उसको अपोज कर सकती है या नहीं? क्या केंद्र सरकार को न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोक सकती है राजस्थान की सरकार? बताओ।
अब सोचते रहो, फिर दूसरा पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम पूछेंगे, टाइम बचेगा तो पहले समझा दें ताकि आप इसको समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक इन इट्स स्कूल। मान लीजिए सिक्किम की सरकार एक योजना बनाती है कि नए टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक को वो लागू करना चाहती है, इंट्रोड्यूस करना चाहती है सिक्किम के स्कूलों में। अब बेटा यहाँ ध्यान देना है, ये स्कूल की बात हो गई, कंकरेंट लिस्ट में है। बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक। लेकिन सिक्किम गवर्नमेंट को वो पसंद है, लेकिन केंद्र सरकार को वो सारे कंटेंट पसंद नहीं आ रहे हैं जिसे सिक्किम की सरकार अपने राज्य में लागू करना चाहती है। इन दैट केस, उस स्थिति में डज द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बिफोर दीज टेक्स्ट बुक कैन बी लॉन्च्ड? क्या वैसी परिस्थिति में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी अपने किताबों को लॉन्च करने के लिए, अपने किताबों को वहां शुरू करने के लिए? क्या करना होगा? क्या सिक्किम की सरकार अपने मन चाहे पाठ्य पुस्तक को वहां लागू कर सकती है या उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी? ये दूसरा क्वेश्चन था, फिर उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सपोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, एंड उड़ीसा और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, मतलब कि मान लीजिए चीफ मिनिस्टर जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं और उड़ीसा के हैं, इनकी अपनी अपनी नीतियां हैं। क्या है? हैव डिफरेंट पॉलिसीज ऑन हाउ देयर स्टेट पुलिस शुड रेस्पॉन्ड टू द नक्सलाइट। उनकी जो नीतियां हैं, अलग अलग मुख्यमंत्रियों की अपनी अपनी नीतियां हैं कि वो नक्सलियों से कैसे निपटेंगे। यानी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अलग नीति है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अलग नीति है, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अलग नीति। हाँ बेटा, अभी आ रहा है। कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरवेन एंड पास एन ऑर्डर दैट ऑल द चीफ मिनिस्टर्स विल हैव टू ओबे? ऐसी स्थिति में क्या प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, किसी आदेश को लागू करवाना पड़ेगा जो कि सभी मुख्यमंत्रियों को मानना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, अब बताइए। हाँ बेटा, अब बोलो। कौन सा मेरा बच्चा बोला? मैडम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आस्क मी। कृष्णा सिंह बोलो। हाँ बोलो कृष्णा।